सॉल्यूशन है जी क्विज नंबर 21 का जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स की बची कुछ ही बातें। चलो कुछ लिल्ले पिल्ले फूल खिला लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्टिव एम्टो रेगुलेट्स फॉलोइंग प्रोसेस बाय। तो मैं याद होगा यार कितने पसीने बहाए थे हमने एम्टोर के ऊपर, और बात क्या समझी थी हम लोगों ने कि जब भी कभी एम्टोर की कहानी काम करेगी तो इसका मेन पर्पस था प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाना। तो भाई ये राइबोसोम की बायोजेनेसिस डिक्रीज तो करने वाला नहीं, हाँ ट्रांसलेशन इंक्रीज जरूर करेगा, एक्टिवेट नहीं करता मैक्रोफेजी को, मैक्रोऑटोफैगी को ये इनहिबिट करता है। तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज करेगा पॉलीमरेज सेकंड के ट्रांसक्रिप्शन को? नहीं जी, इसका काम था पॉलीमरेज थर्ड के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना। इसलिए आंसर नंबर 2 है एम्टोर का सबसे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है होमोडाइमर क्या होते हैं? होमोडाइमर भाई उन्हें बोलते हैं जिनमें दो प्रोटीन जुड़े हों और वो भी एक जैसे, अल्फा की 2 यूनिट्स, बीटा की 2 यूनिट्स। तो ये वो प्रोटीन तो नहीं है इसमें हेलिक्स लूप हेलिक्स कहानी हो। इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ 2 यूनिक सब यूनिट्स। यूनिक का मतलब होता है दो बिल्कुल अलग तरह की सब यूनिट्स जो दोनों मैच नहीं करती। ये भी गलत हो गया। ये पेयर है आइडेंटिकल प्रोटीन्स का। शब्दों का खेल था, उलझ गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसा कैसे होता है कि एनहांसर जो जीन से काफी दूर होते हैं उसके बावजूद भी वो जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि जो डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं एनहांसर जैसे सीक्वेंस प्रोटीन बाइंड करते हैं प्रमोटर से भी, लेकिन फिर ये एनहांसर सीक्वेंस पर बाइंड प्रोटीन और प्रमोटर की सीक्वेंस से बाइंड प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डीएनए को लूप बना लेते हैं। इसलिए दूर वाली सीक्वेंस भी पास में आ जाती है। अगर ये लूप ना बनता तो भाई ट्रांसक्रिप्शन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो अब इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं उनको भी चेक कर लो। क्या ये मॉडिफाई करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अलग एंजाइम है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो काइनेज एक्टिविटी दिखाता है। दे कलेक्ट रिप्रेसर प्रोटीन विच प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन। लो भाई एक ही लाइन में 2 उल्टी बात कर दी। रिप्रेसर प्रोटीन क्या प्रमोट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को? एनहांसर्स आर प्रोटीन दैट स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन। एनहांसर प्रोटीन नहीं होते भाई, एनहांसर डीएनए की सीक्वेंसेस हैं। डीएनए बेंड टू फॉर्म लूप, पोजिशनिंग द एनहांसर्स क्लोज टू द प्रमोटर। डीएनए मुड़ गया लूप बनाने के लिए, पोजिशनिंग हो गई एनहांसर की क्लोज टू प्रमोटर। ये था वो लाइन जो इस डायग्राम को डिफाइन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डीएनए बाइंडिंग मोटिव की बात कर रहे हैं। कई तरह के नाम पढ़े हमने, हेलिक्स स्टैंड हेलिक्स प्रोटीन्स, ल्यूसीन जिपर, होमोडोमेन प्रोटीन्स, और हमने पाया कि जितने भी प्रोटीन डीएनए को सिलेक्टिवली पहचान के किसी रीजन से बाइंड कर सकते हैं उसके मेजर ग्रुप में उन प्रोटीन में डीएनए से कुछ ना कुछ चिपकने वाला एक मोटिव पाया जाता है, या फिर कई बार हम उसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं। तो ये डीएनए बाइंडिंग मोटिव की बात कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट रिकॉग्नाइज प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज का तो वैसे भी कोई पार्ट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो फिर ये आंसर कैसे बन जाएगा? प्रमोटर को पहचानने की एबिलिटी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में होती है। A catalytic region of an enzyme which can identify a specific part of gene and promote chemical reaction। डीएनए बाइंडिंग मोटिव की कहानी थी केवल डीएनए से इंटरेक्ट करने की क्षमता, एंजाइमेटिक रिएक्शन की कहानी नहीं थी। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि अ पर्टिकुलर शेप पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड व्हिच फिट्स बाइंड द डीएनए सो दैट इट कैन इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये है जो करेक्ट डेफिनेशन है। डीएनए बाइंडिंग मोटिव प्रोटीन के वो पार्ट होते हैं जो डीएनए में फिट हो सके और सीक्वेंस को पहचान सके। ऑप्शन नंबर 3, अ पार्ट ऑफ राइबोसोम लार्ज सब यूनिट। यार राइबोसोम क्या कभी डीएनए से इंटरेक्ट करता भी है? तो इसलिए आंसर नंबर 3 है जो बेस्ट है। एनहांसर्स क्या होते हैं? क्या एनहांसर्स प्रोटीन है जो प्रमोटर के आसपास चिपके हुए होते हैं? देखिए एनहांसर्स डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं। डीएनए की वो सीक्वेंस जहां पे आके कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड कर सके और डीएनए को मोड़ सके। उसके बाद ही डीएनए इस लायक बनता है कि आरएनए पॉलीमरेज पहचान सके और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर सके। आमतौर पर ये प्रमोटर से दूर रहती हैं साइट्स और यहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हें याद है जिंक फिंगर मोटिव? और यहां पर इस जिंक को रोकने के लिए 2 हिस्टिडीन और 2 सिस्टीन्स काम करते हैं, हिस्टिडीन और सिस्टीन। अब इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताना है। अब अगर इस पेप्टाइड को तुम सीधा कर दो तो तुम्हें ऑर्डर अपने आप मिल जाएगा। तो सी टर्मिनस से अगर एन टर्मिनस की बात करें तो पहला आया हिस्टिडीन, फिर 2 एक अमीनो एसिड छोड़ करके फिर दोबारा हिस्टिडीन का अमीनो एसिड एक और, फिर बहुत सारे अमीनो एसिड छोड़ करके सिस्टीन, फिर 2 अमीनो एसिड छोड़ करके फिर दोबारा सिस्टीन है। तो ऑर्डर जो है वो है हिस्टिडीन के बाद हिस्टिडीन एंड फिर सिस्टीन एंड फिर सिस्टीन। अब चेक कर लो कौन सा है ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक गड़बड़ है, विच इज नॉट आ द कंपोनेंट। समझ जाओ कि गड़बड़ हो रखी है टाइपिंग में। ये होना चाहिए था कि विच इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रिस्प आर।
और क्रिस्प कंपोनेंट क्या होता है? एक आरएनए Cas9 नाम का प्रोटीन, जैसा काम है एडिट करना। तो गाइड आरएनए है जो गाइड करता है इस कॉम्प्लेक्स को कि भाई डीएनए में कहां जाके चिपकना है। तो इसका आंसर है 1। कोई बात नहीं यार, गड़बड़े तो हो जाती हैं, काम है सीखने का। क्वेश्चन को कट कर लेना और आंसर को सीख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन नाम का एक ऐसे और इसका फंक्शन क्या है? भाई इसमें क्या करते हैं कि जब भी कभी कोई हम लोग सेल लेते हैं तो सेल में से क्रोमेटिन बाहर निकाल लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्रोमेटिन पे बहुत सारे प्रोटीन चिपके हुए हैं और ये प्रोटीन ऐसे भी है जो जीन को रेगुलेट करते हैं। और अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जीन कहां पर है, उनसे कौन से प्रोटीन चिपके हुए हैं, तो मैं आरएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकता हूं, डीएनए और प्रोटीन को इमोबिलाइज कर सकता हूं और फिर तोड़ सकता हूं। टूटे हुए पीसेस को सेपरेट करूंगा। जो ये डीएनए एंड प्रोटीन के हमने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाए थे, क्रॉस लिंकिंग की थी, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे और फिर डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। इस डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम पता लगा लेते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज था वो किस डीएनए से चिपका हुआ था। उस सीक्वेंस को हम जीनोम से मैच कर लेते हैं। इससे मालूम पड़ जाता है कि भाई जीनोम में कहां पर जीन रही होगी। तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए मालूम नहीं पड़ती, उसके लिए तो सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंस ऑफ आरएनए मालूम नहीं पड़ती। हाँ, स्पेसिफिक प्रोटीन कहां बाइंड करते हैं डीएनए से, इसके बारे में आइडिया मिल सकता है। ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न ऑफ प्रोटीन के बारे में भी यहां जानकारी नहीं मिलती। क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का एसए का मतलब ही यह है कि क्रोमेटिन में प्रोटीन कहां चिपक रहे हैं आप ये आइडेंटिफाई कर सको। बट शर्त यह कि उस प्रोटीन के लिए ऑलरेडी आपके पास एंटीबॉडी होना चाहिए। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डीएनए के डिलीशन एक्सपेरिमेंट करें तो इस समय क्या मालूम पड़ सकता है? भाई इन डिलीशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम कोई जीन लेते हैं, हमें पता नहीं कि प्रमोटर कहां है वहां पर, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस कहां पर है। फिर हम पार्ट डिलीट करते हैं उसका और एक्सप्रेस करा कर देखते हैं डीएनए को। एक्सप्रेशन हुआ तो उसके मतलब होते हैं, नहीं हुआ तो उसके मतलब होते हैं। इसी के बेस पर हम प्रमोटर, साइलेंसर और एनहांसर ये सारे सीक्वेंस के अंदाजे लगा सकते हैं। अगर किसी डीएनए में प्रमोटर गायब हो जाए तो जीन एक्सप्रेस नहीं करने की, तो साइलेंसर गायब हो जाए तो जीन ओवर एक्सप्रेस करेगी, एक्सप्रेशन शुरू कर देगी। एनहांसर भी एक्सप्रेशन पर असर डालेगा। तो डीएनए की सीक्वेंस है या नहीं, इसके बेस पर हम एक्सप्रेशन के पैटर्न को देखते हैं। इसलिए आंसर है डी, सभी की सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस में, उनमें सिमिलरिटी क्या है? भाई देखो, स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ये मेम्ब्रेन पार कर सकते हैं और आमतौर पर इनके रिसेप्टर तो साइटोप्लाज्म मिलेंगे या न्यूक्लियस के अंदर। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर वो रिसेप्टर जाकर डीएनए से बाइंड करता है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट तो इसमें मिलने का नहीं मुझे, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट तो भाई उसमें मिलेगा जो रिसेप्टर सेल के सरफेस पर हो या फिर अंदर किसी मेम्ब्रेन पे लगाओ। लेकिन ये मेम्ब्रेन छोड़ के नहीं जाते कहीं, क्योंकि इस कहानी में रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में रिसेप्टर और लाइगेंड न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन के साथ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बेकार है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन ठीक है, क्योंकि इन रिसेप्टर्स में डीएनए से जाकर इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। काइनेज डोमेन आमतौर पे कुछ एंजाइम में हो सकता है काइनेज हो, लेकिन ज्यादातर में इनमें नहीं होता। आरआरएम डोमेन याद है किसी को? ये कौन सा डोमेन था? ये था आरएनए से बाइंड करने वाला डोमेन। तो भाई आरएनए से क्यों बाइंड करवा रहे हो इसको? और ये तुम्हें डायग्राम भी याद होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड, ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स थे जो सेल की मेम्ब्रेन पार करके सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इन सब में जहां कॉमन डोमेन था एक लाइगेंड से बाइंड करने वाला, तो ऐसे ही कि ब्लू वाला कॉमन डोमेन था डीएनए से बाइंड करने वाला। हाँ, दूसरा डोमेन के पास वेरिएबल था। तो इन सभी प्रोटीन में डीएनए बाइंडिंग डोमेन कॉमन है। और अगर यहां लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन दे रखा होता तो यार कोई सा भी रिसेप्टर हो किसी भी सिग्नल का, चाहे सेल सरफेस का हो चाहे फिर अंदर वाला हो, सभी रिसेप्टर्स के पास में लाइगेंड से बाइंड करने का डोमेन होना चाहिए, तभी तो वो रिसेप्टर है। जब इन तुमने क्विज को सॉल्व कर ही लिया है और अपना ज्ञान बढ़ा लिया है, तो ये भी याद रखो जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे कि डिलीशन के, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन वाली कहानियां, ये सब भी देखते रहो और साथ में ये भी देखो कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन का काम कैसे कैसे है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन तो और भी बहुत सारी है जो आगे वाली क्विज में घूम करके आने वाली है। चलो फिर मजे करो, बाय बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। टैबलेट्स कौन बोला? ये उमिक, ये मैं उमिक, कुछ समझ में नहीं आया रे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल करूं? थोड़ा टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन,
कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you all, I love you राजेश कपूर।